इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है इंडियन ओशन को सिक्योर को लेकर के या फिर ओशन रीजन को सिक्योर को लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपन डिबेट की वो उसके बारे में है। देखो, सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्कशन में ये बात देख लेते हैं कि पहली बार इस तरीके से किसी भी टॉपिक को लेकर के ओपन डिबेट हो रही है। मतलब फर्स्ट टाइम में इंडिया ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे इंडिया के कोई पीएम ने इस तरीके के कोई ओपन डिबेट को प्रिजाइड करने की कोशिश की है। इंडियन ओशन रीजन, ना सिर्फ इंडियन ओशन रीजन, वो हर जो ओशन रीजन है वो हर कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इंडियन ओशन रीजन की अगर हम बात करें तो ये जो ओशन रीजन है इंडियन ओशन रीजन वो पूरे वर्ल्ड में जितना ट्रेड होता है उसका 75% जो है वो यहाँ से होता है और पूरे वर्ल्ड में जितना डेली ग्लोबल ऑयल कंजप्शन होता है उसका 50% इस एरिया से ट्रेड होता है। इसकी वजह से ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके से इंडिया स्टैंड ले रहा है ओपन डिबेट को लेकर के, ये इंडिया को एक अच्छे तरीके से मैरीटाइम नेशन के रूप में इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर इवॉल्व करेगा। ये जो डिबेट है ना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरनेशनल मैरीटाइम कोऑपरेशन में हम क्या करें, इफेक्टिवली हाईलाइट करें उन सारे प्रॉब्लम्स को, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैन मेड हो, उन सारी प्रॉब्लम्स को, थ्रेट्स को हम उसको एक तरीके से इंडिया उनको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे और फिर उस प्रॉब्लम में हर कंट्री का अपने अपने क्या क्या विचार हैं उन सबको सुना जाए और फिर एक अच्छा रिजल्ट निकल करके आए। ये इंडिया चाहता है कि ओशन रीजन सिक्योर हो और उनके लिए हर कंट्री के विचारों को जाना जाए। ओके, ये मेन कारण है। अब देखो, 2004 में इंडिया ने सुनामी को फेस किया। अब जैसे ही सुनामी को इंडिया ने फेस किया, इंडिया को लगा कि ये तो नेचुरल डिजास्टर है, इसको दोबारा से भी हो सकता है। तो इंडिया ने इंडियन ओशन सुनामी वार्निंग एंड मिटिगेशन सिस्टम को इंस्टॉल किया ताकि इस तरीके का जो डिवास्टेशन देखने को मिला वो फ्यूचर में दोबारा से देखने को ना मिले। 2007 के टाइम में सोमालिया वाला जो कंट्री, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट बनाता है, वहाँ पर पायरेसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 60 कंट्री कॉन्टैक्ट ग्रुप है उसमें ऑन पायरेसी ऑफ द कोस्ट ऑफ सोमालिया, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट कर दिया। इंडियन नेवी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया ताकि पायरेसी वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इससे क्या पता चलता है कि अगर चाहे मैन मेड प्रॉब्लम हो चाहे नेचुरल प्रॉब्लम हो, इंडिया ने दोनों में ही ओशन वाले रीजन को सिक्योर करने की हमेशा से कोशिश की है। ओके, इंडिया की जो कोस्ट लाइन है उसकी लंबाई है 7,500 किलोमीटर। तो इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो ओशन वाला रीजन है वो सिक्योर हो सके। अब इससे पहले क्या इंडिया ने कभी कोई ऐसा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। सागर नाम का इनिशिएटिव 2015 में जब इंडिया के पीएम हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी मॉरिशस की विजिट पर जाते हैं तब उन्होंने सागर इनिशिएटिव लेकर के आए। सागर इनिशिएटिव में उन्होंने 5 पॉइंट्स पर बात की कि जो इंडियन ओशन वाला रीजन है उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर करवाया जाए। इसमें जो भी एरियाज़ में जो भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में मिलकर के एक्टिव इंगेजमेंट हो। इसके अलावा एक ऐसी मैकेनिज्म बनाई जाए जिसमें हम सारे मिलकर के वर्क कर सकें और ये जो एरिया है वहाँ पर इंटीग्रेटेड और कोऑपरेटिव फोकस किया जाए इंडियन ओशन वाले रीजन के उला। इसके अलावा उसमें बोला गया कि सारे के सारे कंट्री जो इंडियन ओशन वाले रीजन में रहते हैं उनके बीच में कोऑपरेशन कैसे होगा। तो बहुत सारे पॉइंट्स भी बताए गए जैसे कि डायलॉग्स के थ्रू, विजिट्स, एक्सरसाइज, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इन पॉइंट्स के आधार पर सारे के सारे इंडियन ओशन वाले जो कंट्रीज़ हैं वो मिल करके अच्छे से वर्क करें और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर जब वो वर्क करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे तो ओशन रीजन है उसको भी अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे। इस आर्टिकल में नेक्स्ट ये बताया गया है कि जब भी किसी एरिया को आपको सिक्योर करना होता है, मान लो किसी इंडियन ओशन रीजन को आपको सिक्योर करना है, किसी भी ओशन रीजन को, तो आपको सिक्योर करने के लिए आप 2 पॉइंट्स के ऊपर वर्क करो। एक तो ऐसी मैकेनिज्म बनाओ हो कि उस मैकेनिज्म के थ्रू आप वर्क कर पाओ और दूसरा वहाँ पर जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनमें अच्छा कोऑपरेशन होना चाहिए। तो ये जो ओपन डिस्कशन होगा ना, अब ये ओपन डिबेट होगी,
इस ओपन डिबेट में, आज ही ओपन डिबेट हुई है, इस ओपन डिबेट में अभी तो देखो रिजल्ट क्या निकल करके आएगा ये हमें देखना होगा, लेकिन इस ओपन डिस्कशन में जो 1982 का यूनाइटेड नेशंस जो लॉ है सी के लिए, UNCLOS के नाम से उसको जाना जाता है, ये जो लॉ है इसके ऊपर भी डिस्कशन हो सकता है। ओके, अब इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इंडियन ओशन रीजन को अगर आप सिक्योर करने की बात करते हो तो जो भी इसके कम्युनिकेशन पॉइंट्स हैं वो सारे सिक्योर होने चाहिए। मतलब कोई सी भी स्ट्रेट, कोई सी भी इस्तमस जिसके थ्रू यहाँ पर इंडियन ओशन रीजन में प्रवेश किया जाता है उनको सिक्योर करने की आवश्यकता है। और ये जो पॉइंट है वो आप किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। मतलब किसी भी वाटर बॉडी को अगर प्रोटेक्शन देना है तो उस वाटर बॉडी के जो भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है वो सिक्योर होने चाहिए। जैसे कि अगर हम मैप के थ्रू देखें, यहाँ पर देखिए ये मैप है और ये है इंडियन ओशन वाला रीजन। ये इंडियन ओशन रीजन को अगर हमें सिक्योर करना है तो यहाँ पर है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये रीजन है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पर है बाब अल मंडब। ये सारे पॉइंट्स अगर सिक्योर होंगे तो हम इंडियन ओशन रीजन को अच्छे से सिक्योर कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से हर ओशन की बात है कि उसके एग्जिट और एंट्री पॉइंट क्या होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि क्या इंडिया ने पहली बार, मतलब दूसरा मैकेनिज्म क्या किया, हमने ये किया कि किसी भी ओशन को अगर आपको सिक्योर करना है तो उसकी जो रीजनल कंट्रीज हैं उनमें डिस्कशन हो और एक मैकेनिज्म बनाया जाए। तो इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर करने के लिए 2018 में ही इंटरनेशनल फ्यूजन सेंटर गुरुग्राम में खोल दिया था, जहां पर 40 जो कंट्रीज हैं वो अपने इंटरनेशनल लाइजन ऑफिसर्स को यहाँ पर रख सकती हैं, ताकि सारे के सारे जो कंट्रीज हैं जिनको जो भी इंपॉर्टेंट डाटा मिले उनको शेयर करे और इंडियन ओशन रीजन को सिक्योर किया जाए। तो इस तरीके से ये इंडिया के इनिशिएटिव हैं जो इंडिया ने ओशन रीजन को सिक्योर करने के लिए अब से पहले वर्क किया है। ये जो ओपन डिबेट है वो प्राइवेट सेक्टर का मैरीटाइम डोमेन में क्या रोल होगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करेगी। इसके अलावा इसमें अगर अच्छा रिजल्ट निकल करके आता है इस ओपन डिबेट में तो जो 21वीं सेंचुरी है वहाँ पर मल्टी डायमेंशन सिक्योरिटी को अपहोल्ड करने के लिए एक नया एग्जाम्पल सेट किया जाएगा, जहाँ पर हर पॉइंट्स मिलकर के पब्लिक, प्राइवेट, जो गवर्नमेंट हैं वो कोऑपरेशन के थ्रू, एक्सरसाइज के थ्रू सब मिलकर के जो ओशन वाला रीजन है उनको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आज का। अब हम द हिंदू का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको डिस्कस कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। फर्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ देखिए, इंडिया के जो कोल प्लांट्स हैं उनको लेकर के हैं। 2020-21 का जब यूनियन बजट आता है तो उसमें निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर वो ये बोलती है कि जो ओल्ड कोल पावर प्लांट्स हैं उनको शट डाउन कर दिया जाएगा। क्यों कर दिया जाएगा? क्योंकि जो ओल्ड कोल पावर प्लांट्स है ना उनकी वजह से एमिशन बहुत ज़्यादा होता है, और जब एमिशन ज़्यादा होता है तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो इंडिया ने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लिए थे उनको अचीव करने में इंडिया को प्रॉब्लम होगी। ओके, अब देखो कुछ चीज़ें उसके पक्ष में हैं कि ओल्ड कोल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाए, कुछ चीज़ें उसके विपक्ष में हैं। अब पहले हम विपक्ष वाली बात कर लेते हैं कि देखो 25 साल से पुराना जो ओल्ड कोल पावर प्लांट्स हैं उसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ज़्यादा कोयला देना पड़ता है, और ज़्यादा कोयला देना पड़ेगा मतलब ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। अब उससे एमिशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ग्रीन हाउस गैस का, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडिया के जो टारगेट्स हैं उनको भी हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, और एनर्जी का जो प्रोडक्शन है वो भी अदर्स की तुलना में कंपेरिजन में कम हो रहा है। इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इंडिया है, हालांकि जो अगर हम फिल्टर का यूज़ करके हम इन ये जो ओल्ड पावर प्लांट्स है ना उनमें हम फिल्टर यूज़ कर सकते हैं और फिल्टर के थ्रू जो एमिशन है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन पहले ही जब उसमें इतना खर्चा हो रहा है और अगर हम फिल्टर वाला जो सिस्टम है वो इंस्टॉल करेंगे तो खर्चा तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स के आधार पर आप बोल सकते हो कि हमें बंद कर देने चाहिए। इसके अलावा जो हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर इंडिया काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है तो इसके आधार पर भी बोला जा सकता है कि कोल पावर प्लांट्स को बंद कर दिया जाए। इसी के आधार पर जो CERC है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, उसने दिल्ली के BSES डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ये आदेश दिया है कि अगर आप चाहो, आपका जो एग्रीमेंट था नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड दादरी के साथ में
25 साल पुराना ये जनरेटिंग ऑपरेशन है जहाँ पर कोल की वजह से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। तो अगर आप चाहो तो इसके साथ में एग्रीमेंट खर्च खत्म कर सकते हो। तो इस तरीके से ये विपक्ष की बात है, ये हम बोल सकते हैं कि उनको बंद कर देना चाहिए। अब कुछ चीज़ें प्रॉफिट में भी हैं। अब आप हर जो कोल पावर प्लांट्स हैं, ओल्ड कोल पावर प्लांट्स, उनको सिमिलरली नहीं ले सकते। इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे पावर प्लांट्स, कोल पावर प्लांट जैसे कि रिहांद, सिंगरौली, दोनों के दोनों यूपी में हैं, विंध्याचल एमपी में है और ये 30 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। यहाँ पर जो बिजली उत्पन्न करने का जो खर्चा है ना, वो 1.7 किलोवाट पर हावर, मतलब इतना पैसा एक यूनिट प्रोड्यूस करने में उनको इतना पैसा ही खर्च करना पड़ रहा है। जो नेशनल एवरेज, मतलब हमारे इंडिया का जो एवरेज है यूनिट प्रोड्यूस करने में, बिजली प्रोड्यूस करने में, उससे काफ़ी कम है। और अगर यहाँ पर इसके हम पॉइंट्स को, प्रॉफिट को देखें कि क्या कारण है कि यहाँ पे इतना कम खर्चा आ रहा है, वो कारण है कि इनकी लोकेशन, ये जिस एरिया में है वहीं पर पास में ही कोयले की खाने भी हैं, कोयले की लोकेशन भी है, कोयले की अवेलेबिलिटी भी है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में, कोयले के ट्रांसपोर्ट में जो खर्चा आता है वो कम होता है और इसकी वजह से यहाँ पर बिजली उत्पादन खर्चा कम पड़ता है। और अगर हम इसमें जो एमिशन सिस्टम है उसको रिड्यूस करने का सिस्टम को इंस्टॉल कर दें तो और ज़्यादा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खर्चा हालांकि बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी नेशनल एवरेज से हम कम ही रहेंगे। तो ये पॉइंट्स इसमें बताए गए हैं। इसमें ये बोला गया है कि हालांकि हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन अभी भी वो वेल एस्टेब्लिश प्रॉपर तरीका नहीं है। कोल जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का तरीका है वो हमारा काफ़ी ओल्ड तरीका है और इसकी वजह से हम काफ़ी लंबे समय से एनर्जी प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। ओके, तो 25 ईयर्स ओल्ड जो कोल्ड पावर प्लांट्स हैं, अगर आपको उनको बंद करना है तो आप एक एक पावर प्लांट्स को पर्सनली उसकी विजिट कीजिए, उनके बारे में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको पर्सनली देखिए और अगर फिर आपको लगता है कि उनको बंद करने की आवश्यकता है तो बंद किए जा सकते हैं। लेकिन अगर उनकी वजह से खर्चा ज़्यादा नहीं आ रहा है तो उनको प्रीमेच्योरली रिटायर्ड करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, नेक्स्ट न्यूज अफगानिस्तान को लेकर के है। अफगानिस्तान की जो करंट सिचुएशन है ना, जहाँ पर आज यूएस खड़ा है और सभी लोग ब्लेम कर रहे हैं यूएस को कि यूएस ने यहाँ पर पीस एस्टेब्लिश नहीं कर पाया। स्पेशली वहाँ के जो प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान के, उन्होंने खुद ने बोल दिया कि यूएस ने जिस तरीके से जल्दबाजी में यहाँ से डिपार्चर किया है ना, वो मेन कारण रहा है कि जो तालिबान है वो मेजर पावर भर करके यहाँ पर सामने आया है। इसी तरीके से 1985 के समय में, 1985 से 1990 के समय में जहाँ पर आज यूएस खड़ा है, वहाँ पर पहले यूएसएसआर मतलब रसिया खड़ा था। 1985 के समय में कम्युनिस्ट पार्टी, सोवियत यूनियन की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके सेक्रेटरी बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। वो कोशिश करते हैं कि जो अफगानिस्तान वाला रीजन है वहाँ पर पीस एंड स्टेबिलिटी सिक्योर हो सके। ओके, सोवियत फोर्सेज को वो अफगानिस्तान, इससे पहले मतलब 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव बनते हैं, लेकिन उससे पहले 1979 के समय से ही यूएसएसआर का इंक्रोचमेंट था अफगानिस्तान में। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो मुजाहिदीन जो ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट दिया जा रहा था पाकिस्तान के द्वारा और जो यूएसए है वो उनको वेपन्स प्रोवाइड करवाता था। तो इसकी वजह से अफगानिस्तान में जो टेररिज्म है जिसको काउंटर करने की कोशिश कर रहा था यूएसएसआर, उसको पाकिस्तान ने तो शरण दे रखी थी और यूएसए जो है वो पीछे से सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर कभी भी पीस एस्टेब्लिश नहीं हो पाई। अब क्या होता है कि पाकिस्तान के जनरल जिया, उनके साथ में मीटिंग होती है किसकी, अफगानिस्तान में जो ग्रेट गेम जो चल रहा था उसके साथ में मीटिंग होती है यूएसएसआर के प्रेसिडेंट के साथ में। अब यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट है ना मिस्टर गोर्बाचेव, वो पाकिस्तान के डिक्टेटर से मॉस्को में मिलते हैं, उसको वार्निंग देते हैं कि आप जो काम कर रहे हो ना, यहाँ पर मुजाहिदीन को जो सपोर्ट कर रहे हो, एक दिन ये चीज़ें ही आपको थ्रेट करेंगी। लेकिन उनको लगता है कि ये तो सिर्फ धमकी दे रहे हैं, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। अब यूएसएसआर 1991 के समय में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, यूएसएसआर यहाँ से पीछे निकल जाता है, वापस अपनी आर्मी को लेकर चले जाता है और तभी से तालिबान जो है 1996 से 2001 तक यहाँ पर मेजर पावर बन करके उभरता है। अब 2001 में अटैक होता है यूएसए के ऊपर और उसमें सामने आता है कि इंडियन मुजाहिदीन जो है वो इसमें मेजर रोल प्ले किया था।
अब यूएसए को लगता है कि जिसको हमने पाला वही हमें डसने के लिए तैयार है, और यूएसए की सेना, नाटो एलीज यहाँ पर आकर के जम जाती हैं कि वो तालिबान को ख़त्म करके जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान ने फिर सेम रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने जो उस टाइम तरीके से टेररिज्म को अपने यहाँ शरण दी, उसी तरीके से टेररिज्म को फिर से यहाँ शरण दी। मतलब तालिबान जो है वो ख़त्म हो सकता था अगर रीजनल कंट्रीज मिलकर के इस एरिया को सिक्योर करने की कोशिश करती। अब 2017 की बात है, यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ये स्टेटमेंट देते हैं कि तालिबान को हम ख़त्म करने के लिए कोशिश करें तो अगर पाकिस्तान चाहे तो ख़त्म हुआ जा सकता है। उन्होंने बोला, अपनी जो नई अफगानिस्तान पॉलिसी में उन्होंने डिसाइड किया कि पाकिस्तान जो अपने सेफ हेवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवा रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो परेशान कर रही हैं और ये एक दिन पाकिस्तान को ही नुकसान देंगी। लेकिन सेम स्टेटमेंट यूएसएसआर के द्वारा दिया गया था और सेम स्टेट यूएसए के द्वारा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 2018 की शुरुआत में फिर से अफगानिस्तान के लेकर के मिस्टर ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान जो है झूठा है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में शांति की बात चलती रहे और पीछे से वो वहाँ पर टेररिज्म फैलाता रहे। सेम जिस तरीके से यूएसएसआर ने लास्ट में अकॉर्ड किया था कि तालिबान जो है वो अपने एरिया में सीमित रहेगा और वहाँ पर पीस एस्टेब्लिश होगी, सेम इसी तरीके से प्रेजेंट टाइम में यूएसए जो है वो नेगोशिएशंस कर रहा है, दोहा टास्क अपना रहा है। जो रीजनल कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रही हैं कि इस एरिया में पीस एस्टेब्लिश हो। इससे आपको क्या लगता है कि जो इतिहास है वो खुद को दोहराता है, ओके। और जब इस इतिहास में कुटिल चाल हो, दूसरे को नीचे गिराने की चाल हो, तब तो निश्चित है कि जो इतिहास है वो खुद को दोहराएगा। इंडिया के अगर हम स्टैंड की बात करें तो इंडिया ने उस समय भी पीस और एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के वर्क किया था और प्रेजेंट टाइम में भी इंडिया ये वर्क कर रहा है कि कतर की जो राजधानी दोहा जो है वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है अफगानिस्तान गवर्नमेंट और दोहा जो तालिबान के बीच में पीस एस्टेब्लिश को लेकर के। और उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने हमेशा से कोशिश की है। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं उन्होंने बार बार ईरान की विजिट कर रहे हैं वो, क्योंकि ईरान एक मेजर रोल प्ले कर सकता है अफगानिस्तान में पीस एस्टेब्लिशमेंट को लेकर के। तो ये आज के हमारे इम्पोर्टेंट एडिटोरियल थे जिनको हमने डिस्कस किया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो आप मेंस आंसर राइटिंग में उनका यूज़ कर सकते हो। ओके।